हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है केदारनाथ यात्रा 2023 केदारनाथ टूर। तो बहुत ज़्यादा भाई रिकमेंडेड वीडियो है सारा भाई। कल क्योंकि हमने एक किन्नर कैलाश की एक वीडियो बनाई थी जिसमें चीज़ें भाई ने जल्दी जल्दी बता दी, उस पर भी एक डिटेल व्लॉग लेकर आएंगे। लेकिन ये कि हम केदारनाथ देखते हैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। क्या है ये एक सीन है, नज़ारे लगभग 6:30 बजे मैंने यात्रा शुरू कर दी है और अब बस बाबा केदार के धाम पहुंचने की तमन्ना है। तो जल्दी से पहुंचते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। बोलो बाबा केदार की जय। केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है, जहां बस के माध्यम से आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। और गौरीकुंड वो स्थान है जहां से आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ जी के धाम तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आप छड़ी जरूर ले लें, ये जिससे आपको चलने में काफ़ी आसानी होगी और लगभग 50 रुपए की मिल जाती है। तो गौरीकुंड से ही आप ले लें क्योंकि आपको पूरे रास्ते की जरूरत पड़ेगी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करके आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। और यहां से मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर शेयरिंग जीप से आप गौरीकुंड तक आ जाते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुंचने में आपको पूरा दिन लग जाता है। गौरीकुंड से लगभग आप 300-400 मीटर जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको पहला घोड़े का पड़ाव मिलेगा और यहीं से आपको ये खच्चर, पोनी, घोड़ा जो भी बोल लें यहाँ से मिल जाता है। और गौरीकुंड से आपको केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 2950 रुपए एक पर्सन के देने पड़ते हैं एक साइड के। तो ये रेट है और आगे जानते हैं आगे से भी क्या क्या मिलता है और कैसा रेट है। बाकी पालकी और पिट्ठू के भी रेट आगे जानेंगे। हरिद्वार से गौरीकुंड की बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने सुबह 3 से 4 बजे के आसपास मिलती है, जिसके लिए आपको 700 से 800 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी के 10 से 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन GMVN की वेबसाइट के द्वारा भी बस की बुकिंग करवा सकते हैं। हमेशा के लिए बाइक रेंटल या स्कूटी रेंटल के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल में। तो यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ एक बार फिर से बर्गमैन, क्योंकि इसमें जो लगेज है वो रखना आसान होता है, ईजिली चलती है, गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल होती है। बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा यहाँ की, आप आ सकते हैं, हायर कर सकते हैं, चाहे हरिद्वार में आपको जाना हो, चाहे ऋषिकेश, चाहे चारधाम की यात्रा करना हो केदारनाथ जी की। बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बाइक मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी आपको। और बाकी प्राइसेस वगैरह की डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्गमैन अगर आप लेते हैं तो आपको लगभग ये पड़ सकती है 1100 से 1200 रुपये पर डे की। कोई और आपको लाइसेंस वगैरह आपको दिखाना पड़ता है कि होना चाहिए, और बाकी एक आईडी आपकी रखते हैं। गौरीकुंड के 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है और यहाँ होटल के अच्छे और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि गौरीकुंड में कम ऑप्शन है और फैसिलिटीज भी कम मिलती है। पर गौरीकुंड रुकना प्रेफर करें, जिससे आप अपनी यात्रा सही समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड का मैं आपको अपना स्टे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा रूम, ये डिलक्स रूम मैंने लिया है, इसका प्राइस भी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, बाकी दिखा देता हूँ पहले। वॉशरूम काफ़ी बड़ा सा है और ये रहा रूम। अब बाकी बाहर का भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद प्राइस भी डिस्क्लोज करता हूँ। ये बाहर का व्यू है
और ये काफ़ी बड़ी सी प्रॉपर्टी है, सुनील लॉज इसका नाम है। और नीचे यहाँ पर गौरीकुंड साफ साफ दिखता है, ये पूरा गौरीकुंड का व्यू है। जब आप आएंगे तो गौरीकुंड आपको कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, इस रूम की प्राइस है लगभग 3,500 रुपये। ये कम में भी मिल जाता है, कभी कभी डिपेंड करता है सीज़न पे, पर अभी जो एकदम पीक सीज़न चल रहा है ये मई जून का, ये लगभग 3 से 3,500 रुपये चलता है। हालांकि बार्गेनिंग आप करवा लेना। और इसी के अलावा यहाँ पर और भी सस्ते रूम भी हैं, लेकिन किसी में कॉमन मतलब प्राइवेट बाथरूम वगैरह नहीं मिलेगा आपको, डॉर्मेट्री टाइप में मिलेगा। तो 1,000 रुपये कम से कम अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखें कि इतना तो लगना ही लगना है अगर आप कॉमन में रेडी हैं रहने के लिए। तो ये है गौरीकुंड और ये है यहाँ का स्टे। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारे स्टे हैं और ये बड़ी प्रॉपर्टी है। GMVN का भी ऑप्शन है, GMVN के भी प्राइस इसी अकॉर्डिंग रहते हैं, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, लेकिन उसमें भी मिलते नहीं है। पहले से एडवांस बुकिंग आप करवा ले GMVN की वेबसाइट पर जाकर। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के मंदिर के इस 16 किलोमीटर की ट्रैक में कई पॉइंट्स पड़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी पड़ता है। और खाने पीने के लिए ये स्थान ही सबसे रीजनेबल और बेहतर है। पराठे कितने के? 50 है, 50 यस, मैगी 50। जबकि इसके 1 किलोमीटर बाद भीमबली पड़ता है और प्यारी भीमबली से जगह है। 1 किलोमीटर आगे पड़ता है रामबाड़ा। लगभग 6 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो मैंने कर लिया और पहुंच चुका हूं मैं भीमबली में। भीमबली वो स्थान है जहां से खच्चरों का रास्ता इधर कुछ हो जाता है। ये ब्रिज आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ से खच्चर जा रहे हैं और यहाँ से पैदल आप ना जाएं क्योंकि खच्चरों के बीच जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए पैदल मार्ग अलग बना हुआ है और लगभग इसके बाद आप 1 से 1.5 किलोमीटर रामबाड़ा तक आप पैदल ही जाते हैं। खच्चर से भी खच्चर विहीन रास्ता हो जाता है एक तरह से। और गौरीकुंड से यहाँ तक पहुँचने में 10:50 हो गए हैं, मतलब कि 6:30 बजे निकले थे, 10:50 हो रहा है। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ तक पहुँचने में। बीच में खाए पिए भी हैं, थोड़ा सा रुके हैं, तो अब देखते हैं वहाँ तक कब तक पहुँचते हैं। लास्ट टाइम लगभग 5, 5:30 बजे निकले थे और पहुँचे थे शाम को 4 बजे। देखते हैं इस टाइम कितना समय लगेगा। जय भोलेनाथ। साल 2022 की तुलना में इस बार मुझे इस यात्रा में कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी और इस साल कई सारी सुविधाएं भी बढ़ गई थी, जैसे टेम्पररी टॉयलेट्स परमानेंट बन गए थे और साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया था। क्या? वहीं इस बार ट्रैक के दौरान जगह जगह पर कैमरास भी लगाए गए थे और कुछ जगहों पर वाईफाई की सुविधा भी थी। हालांकि कुछ तो यहाँ पे पानी मैंने लिया, पानी का कलर आप खुद देख सकते हो बॉटल में क्या हाल हुआ। ये है रामबाड़ा और रामबाड़ा पर ये ब्रिज आपको दिखाई देगा। जब त्रासदी यहाँ पर आई थी तो यही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और तभी यहाँ पूरा बसा हुआ होता था। आज ये पूरा ख़त्म हो चुका है, उजड़ा हुआ ही आपको दिखेगा। पहले जो रास्ता जाता था वो इस साइड से जाता था, लेकिन जब त्रासदी हुई उसके बाद से नया रास्ता बना और इस साइड से जाने लगे। तो फिलहाल व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उस टाइम क्या हाल हुआ होगा भगवान न करे दोबारा ऐसी समय आए। केदारनाथ जी की यात्रा का सबसे आसान और तेज माध्यम हेलीकॉप्टर का होता है और हेलीकॉप्टर आपको गुप्त काशी, फाटा और शिरसी नाम की जगह से मिलते हैं और इसकी बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है, जबकि रेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। कोनी मैंने केले कैसे भैया? केले 7 10 का एक और खीरा 40 रुपये 40 का एक। तो यहाँ पानी की बोतल अगर आप लेते हैं तो 50 रुपये एक बोतल का दाम है, 1 लीटर बोतल। लाल से काला हो गया हूँ मैं और अब इसी ड्रेस में चलेंगे। थोड़ी सी पतली हो गई है टी शर्ट तो आराम रहेगा। ये आप देखो पसीना इतना स्वेटिंग होने लगी थी, इसमें आने लगा है ये। यात्रा के दौरान रेनकोट, ग्लव्स, जैकेट, इनर, सॉक्स, विंटर कैप और अम्ब्रेला जरूर कैरी करें और जूते भी अच्छी क्वालिटी के रखें। हालांकि अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो गौरीकुंड में यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको कॉस्टली पड़ सकती है। रामबाड़ा के बाद ही केदारनाथ धाम की असली चढ़ाई शुरू होती है, इसलिए आपको चलने में परेशानी हो रही हो तो भीमबली से ही खच्चर हायर कर ले।
क्योंकि इसके आगे खच्चर हायर करने का कोई ऑथराइज पॉइंट सीधे लिंचोली में है, जहां से केदारनाथ धाम केवल 3 किलोमीटर है। मेरे बैक साइड में अभी आप ये पालकी देख रहे होंगे, और पालकी के लिए आपको यहाँ पर मैंने रेट पता किया, इन्होंने बताया 10,000 रुपये में आना जाना, नीचे से ले जाके ऊपर और फिर वापस नीचे तक ड्रॉप करेंगे और सेम डे में सब चीज़ हो जाएगा। तो जो लोग मतलब जाना चाहते हैं पालकी से, उनके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो लगभग 6,000 आने और जाने के लगते हैं, और पालकी से आपका वही काम 10,000 में हो जाता है और उसमें ज़्यादा कंफर्ट होता है। तो ये रहा वो चौसा भात, और ये काली दाल है, हालांकि दाल थोड़ी डिफरेंट है। जब खा के देखता हूँ ये एक बाइट कैसा है। मज़ा आ गया। चावल कच्चे हैं और ठंडे भी हैं, ट्राई मत करना। पता नहीं इस दुकान पे ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम, इनका तो ये हाल हो रहा है। बाकी पराठे ट्राई करते हैं। पराठे 60 रुपए के मिले, छोटे से हैं इतने, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो खाने लायक नहीं है। पराठे इज़ बेटर। राइस और जो चौसा भात खाए थे उसका 80 रुपये में हाफ था। हालांकि क्वांटिटी तो ठीक थी बट टेस्ट में थोड़ी कमी थी। बाकी दुकानों और दुकान में हो सकता है अच्छा भी मिल जाए। केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप पिट्ठू से करना चाहते हैं, पिट्ठू यानी कि ये जैसे ये पिट्ठू होता है, इसके थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो आपको, मेरा जो वेट है अराउंड 67 kg के आसपास है, इसके लिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ज़्यादा वेट होगा प्राइस बढ़ेगी। एक साइड का ये यात्रा है और धाम तक ये पहुंचाते हैं, एकदम लास्ट पॉइंट तक, ये खास बात है। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। मतलब वेट अगर आपका शायद 80-90 किलो हुआ तो ये 12-13 हज़ार, बच्चे होंगे तो हो सकता है 5-7 हज़ार रुपये में भी आपका काम हो जाए। पिट्ठू पोनी या पालकी के प्रशासन द्वारा फिक्स किए ऑथराइज रेट्स को देखकर आप उसी रेट्स के अनुसार यात्रा करें, क्योंकि कई बार आपको ये ज्यादा प्राइस भी बताते हैं। हालांकि अगर आप चढ़ने में सक्षम हैं तो इनका प्रयोग ना करें और पैदल ही चलें। लगभग 7.5 किलोमीटर की यात्रा अभी भी बची हुई है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं। बहुत मड़ी है, कीचड़ है। रामबाड़ा के बाद आप किसी भी मौसम में आए, जनरली आपका अगर लक मेरे जैसा रहा तो आपको इसी तरह की रोड मिलेगी, क्योंकि बारिश यहाँ हल्की फुल्की होती ही रहती है और जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते रहते हैं। बाकी चढ़ाई लगातार है, ऊपर 7 किलोमीटर अभी और जाना है। रामबाड़ा के बाद आपकी चढ़ाई जो होती है कठिन हो जाती है। बर्फ की वजह से यहाँ कई जगहों पर काफी कीचड़ हो जाता है और खच्चरों की वजह से जाम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहीं से आपको असली खूबसूरती भी देखने को ओए यार, अब मजे आए। अब कहें आप भोलेनाथ ने खूबसूरती इतनी बढ़ा दी है कि मुंह से बस वाह, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं यार। बहुत प्यारा व्यू है, बर्फ ही बर्फ है, कितने लोग हर हैं, तरफ। देख लो यार। थोड़ा इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है पर खूबसूरती भी है, क्या करें। दोनों के अपने ही मज़े भी हैं और नुकसान भी है। मैं शाबाशी देना चाहूँगा इकलौती फीमेल व्लॉगर जो पूरे रास्ते में मुझे दिखाई दी, जो यहाँ पर है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और लगभग शाम के 5 बजे मैं GMVN के कैंप पर पहुंच गया, जहां मैं अब क्या सवाल। GMVN का स्टे मुझे मिल गया है और ये रिसेप्शन है यहाँ पर, और बाकी कैसा स्टे है वो तो मैं दिखा दूंगा और क्या प्राइस है वो भी दिखा दूंगा। बाकी इसके बाद दर्शन भी करने जाएंगे और यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है सारी चीज़ बताऊंगा। वीडियो में बस बने रहना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। GMVN का मेरा जो स्टे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा वो स्टे, और यहाँ पे टोटल 5 और 5 10 बेड लगे हुए हैं। शेयरिंग होता है, इसमें टॉयलेट नहीं है। चार्जिंग के लिए ये पॉइंट होता है और बल्ब होती है। लाइट कभी कभी यहाँ पे चली जाती है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। और बाकी स्लीपिंग बैग्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कंबल नहीं होता है, इसी में आपको सोना होता है। तो कभी कभी ठंड लगती भी है, टेम्परेचर जब ज़्यादा ही कम हो जाता है तो कभी कभी नहीं भी लगती है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक रहता है स्टे।
वॉशरूम के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। प्राइस कितने की पड़ती है? ये जो मैंने लिया है पिछले साल लिया था 400 में, यही सेम मिला था, लेकिन इस बार इसी का रेट 800 हो चुका है। लेकिन इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये चीज़ इसमें मिलता है। बाकी और भी यहाँ पर अलग अलग मतलब रूम्स वगैरह हैं कैटेगरी के, वो भी आपको मतलब GMVN की साइट पे मिल जाएंगे। बाकी बाहर से मैं भी दिखा दूँगा। वॉशरूम की हेलीकॉप्टर यहाँ से बहुत इतना अच्छी मजा नहीं सुविधा नहीं है और GMVN के असली रूम मजा की तो यही बुकिंग है। आप कम से कम 2 महीने पहले ही बुक करवा कर रख लें। GMVN के यहाँ 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। पहला नंदी कॉम्प्लेक्स जिसमें मैं रुका था, दूसरा सुमेरु और तीसरा स्वर्गरोहिणी कॉम्प्लेक्स। और स्वर्गरोहिणी ही स्टे के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आपको लगता है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? नहीं है। आगे पीछे हर जगह बर्फ इतनी सुंदर लग रही है यहाँ मजा आ रहा है। और भाई कहते हैं ना भाई स्वर्ग में बसते हैं हमारे भगवान, तो भोलेनाथ स्वर्ग में ही बसे हुए हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बस दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ जल्दी से। वहाँ पे भी जाकर देखते हैं कैसा नज़ारा है। ये तो अद्भुत है, ऑसम है, जो भी वो बड़े वाले वर्ड्स हैं ना, सब यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। और धीरे धीरे इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का टेस्ट लेते हुए मैं बढ़ने लगा केदारनाथ जी के धाम के लिए। यहाँ मंदिर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, जो था रोपवे का, और आने वाले समय में केदारनाथ धाम रोपवे के माध्यम से पहुंचना और आसान हो जाएगा। हालांकि अब वो वक्त आ ही गया जब मैं पहुंच गया बाबा केदारनाथ जी के बिल्कुल करीब। केदारनाथ धाम में मैं आ चुका हूँ और केदारनाथ धाम कुछ इस तरह का अभी सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर ये है दूसरा दिन। हालांकि मैं आ गया था पहले ही दिन, लेकिन इवनिंग की वजह से मैं दर्शन तो कर लिया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था। तो दर्शन मैंने कल शाम को ही कर लिया और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। अब मंदिर के अंदर क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। मंदिर के अंदर शिव जी तो हैं ही हमारे, उनका शिवलिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर अर्जुन जी की, युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति है। भीम जी की क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम, वो शायद बैक साइड में भीमशिला है इस वजह से ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा ही कुछ है चारों तरफ मंदिर में। और पुराने पत्थरों की मंदिर है, काफी बड़े बड़े पत्थर है, बीच में नंदी जी भी है। तो इस तरह का मंदिर का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है। अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, फोटो अलाउ नहीं है, तो आप जब आए तो खुद से दर्शन करें। सब चीज़ कैमरे में दिख जाएगा तो वही कैसे चलेगा। आप आए यहाँ दर्शन करें और बहुत ही बढ़िया दर्शन होगा आपको। बाकी खर्चे की जानकारी और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में चलती रहेगी। केदारनाथ धाम में आपके आसपास भी रुकने की व्यवस्था है, जो कि शुरुआती दिनों में ऑलमोस्ट फुल ही रहते हैं, और इनके रेट्स भी कम से कम 2 से 4 हजार रुपए पर बेड तक होते हैं। आसपास के होटल या लॉज के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर होने लगा है स्नोफॉल और लोग थोड़े आगे पीछे दाएं बाएं हो लिए हैं, लेकिन भीड़ फिर भी है यहाँ पर बनी हुई। खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो गया है, वो स्वर्ग वाली अनुभूति यहाँ पर होने लगी है। और ऐसे में आपको स्टोरी यहाँ की सुनाना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आने तो लगे हैं पर यहाँ की स्टोरी नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो फिर भी सुन लेते हैं। कहा जाता है कि नर और नारायण जो ऋषि थे उन्होंने तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। और वही एक और स्टोरी है, और वो ये है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो उनको बहुत ही ग्लानि थी कि उन्होंने अपने भाइयों का ही वध किया है। इस वजह से वो पाप से विमुक्त होना चाहते थे, तो वो शिव जी से इसके लिए आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो शिव जी उनसे नहीं मिलना चाहते, तो वो भी रुष्ट थे उनसे। तो शिव जी फिर छिपने लगे थोड़ा सा। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि छिप कर वो यहाँ पर आए और ऐसा पांडवों को पता चल गया, और पांडवों में से भीम वो अपना बड़ा आकार में आके और अपनी दोनों टांगों को फैला के खड़े हो गए। और शिव जी जो कि भैंस के रूप में ढेर सारी गायें और भैंसों के बीच में से जा रहे थे, लेकिन भीम की जो टांगें थी उनके नीचे से वो कैसे जा सकते थे, भगवान शिव है ना वो, तो वो रुक गए। तो ऐसे में शिव जी को पहचान लिया गया, और जब इतना ज़्यादा उन्होंने देख लिया कि पांडव इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डेडिकेशन है उनके अंदर, तो उन्होंने फाइनली उनको
पाप विमुक्त कर दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और इसीलिए यहाँ पर अंदर पांडवों की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं और मतलब बीच में शिवलिंग भी है। केदारनाथ मंदिर के पीछे मुझे बहुत से लोग अपना खुद का टेंट लगाए हुए भी दिखे। तो यहाँ आप चाहे तो खुद का टेंट भी ला सकते हैं, पर साथ में ठंड का अरेंजमेंट भी करके आए, क्योंकि रात में यहाँ टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केदारनाथ धाम केवल साल में 6 महीने के लिए खुला होता है और जनरली अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग पीरियड में ये ओपन हो जाता है और क्लोज होता है ये दिवाली के लगभग 2 दिन बाद, भाई दूज के दिन। तो इस पूरी पीरियड में जो बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है वो होता है स्टार्टिंग का टाइम, मई और जून, ये अच्छा टाइम होता है। इसके बाद मानसून आ जाता है, तो मानसून में जाना रिस्की होता है क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी होता है। इसके बाद आप सितंबर मिड या एंड से लेके अक्टूबर में जब तक क्लोज हो रहा है तब तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। शुरुआत में भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगी, बाद में आएंगे तो आपको कम मिलेगी। केदारनाथ धाम के पट सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहते हैं और इसके बाद शाम 5-6 बजे से रात 8 से 10 बजे तक ओपन रहता है। केदारनाथ धाम में कौन कौन से मोबाइल के नेटवर्क आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एयरटेल का भी यहाँ पर आ रहा है, वोडाफोन का भी आ रहा है और जियो का भी आ रहा है। कभी कोई बढ़िया काम करेगा, कभी कोई बढ़िया काम करेगा। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर इस जगह पे जियो का बढ़िया काम कर रहा था नेटवर्क, लेकिन टेंट में एयरटेल का बढ़िया काम कर रहा था नेटवर्क। तो ये नेटवर्क यहाँ पे इस बार कर रहे हैं, पर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी, थोड़ा आपका काम चलाऊ हो जाएगा। बाकी कॉलिंग आप कर सकते हैं, बाकी मौसम कभी बिगड़ता है तो ऊपर नीचे हो सकता है। मंदिर के बाहर बहुत से लोग पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल पूजा मंदिर के गर्भगृह में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड बुकिंग करनी होती है, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। GMVN में आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आपको मिलती है पूरी और ये आलू टमाटर की सब्जी और स्वीट एक मिलता है। चाय वगैरह इंक्लूड नहीं होती है और ये अनलिमिटेड नहीं होती है, केवल 4 पूड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से वर्थफुल नहीं रहता है। बाकी बाहर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मंदिर के पीछे बहुत से लोग शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल लेकर भी जाते हैं और यहीं पर भीमशिला भी है, जिसकी पूजा पाठ करने की भी मान्यता है। क्या बताया नाम? यहाँ पर प्रसाद आप बाहर से लेकर चढ़ा सकते हैं और प्रसाद आपको 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक में मिल जाता है। केदारनाथ धाम में खाने के लिए आपको एक टाइम के लिए 200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भंडारे की भी सुविधा मिलती है। ये रोज आप लोग करते हो? हाँ, हर दिन? 6 महीने से। क्या टाइमिंग क्या रहती है? ये सुबह 10 बजे से शाम को 6-7। ओके, तो सर्वरोहिणी जो कैंप है उसके पास में ही ये रहता है। टाइमिंग आप नोट कर लो। मंदिर में दर्शन के लिए सबसे ज्यादा भीड़ सुबह में होती है, जबकि शाम को 7 से 8 के बीच आपको यहाँ कम कई बार ज्यादा भीड़ की स्थिति में 3 से 4 घंटे तक भी लग सकती है। केदारनाथ धाम की यात्रा आप 3 दिनों में कर सकते हैं। हालांकि मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप 4 दिनों में ये यात्रा कर। ओए होए यार भाई, कमाल चीज आई, कमाल की यात्रा थी। एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कैलाश ऊपर है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। नहीं, कैलाश तो आगे है ना, ये तो नहीं ना कि ये कैलाश तक जा भी नहीं जा सकते भाई। लेकिन यार देख ले कि एक क्या खूबसूरत यात्रा थी। हम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे भाई, एक मज़ा आ रहा था देखने में। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमने भाई देख लिया है कि एक भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल भी दे दी है कि आपको जाने में अब कोई मसला नहीं होगा, रेट वेट वो तो सब होगा। लेकिन हम ज़रूर वो जो भाई ने जाकर दर्शन किए, जाकर मेन वहाँ पहुँचे, वो चीज़ देखने वाली थी भाई, क्योंकि इतनी मुश्किल से भाई ने एक मेहनत करके गए। लेकिन जो भाई आप देख ले हेलीकॉप्टर हैं भाई, चढ़ के जा रहे हैं, खच्चरों पर जा रहे हैं, लेकिन जो पैदल का भाई मज़ा है ना, का मजा वो कुछ और ही है भाई। अपना खच्चर भी ठीक है, नहीं वो तो बाकी जो नहीं जा सकते उनके लिए थोड़ा ये वो भी है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में इतना मजा नहीं रहता। वो आपने जस्ट बैठना, आगे जाके आपने उतर जाना है। लेकिन जो पैदल जाना, वो एक एक चीज का नजारा लेना, देखने
तगो दो जो मतलब एक इंसान के अंदर खुद को सेटिस्फाइड करने वाली चीजें होती हैं ना, वो इसी तरह पॉसिबल होती हैं जब आप पैदल चलते हैं। नहीं, पैदल काफी लोग चल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। अब आप बच्चों पर आए तो उनको भी इतना एक हौसला होता है, वो भी पैदल चलते ही जा रहे हैं। क्योंकि अब आप बुजुर्ग भी देख लो उसमें थे, तो बुजुर्ग भी भाई इतना पैदल चलते हैं, ये एक खुद से हिम्मत आ जाती है कि खुद से हौसला बढ़ जाता है। एक बंदा चलते ही जा रहा है, नहीं तो लोग यकीन करें पहाड़ों पर तो एक चलते ही नहीं बंदा, एक हौसला ही नहीं होता चलने का, और वो भी इतनी भाई ठंड, इतनी बर्फ, और फिर भी लोग ऐसे एक मतलब के महादेव जी बोलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बिल्कुल, कोई लेकिन चिंता वाली बात नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दिवाली का भाई ने जिक्र किया है कि दिवाली तक जो है ना वो वहाँ पे लोग जा सकते हैं, तो उसकी कंफर्म डेट जो है ना वो क्या होती है कि मतलब सितंबर के एंड में है या सितंबर के स्टार्ट में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो है ना वो रास्ते तकरीबन बंद होना शुरू हो जाते हैं मिड अक्टूबर तक, क्योंकि बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद ही रास्ते बंद होते हैं, तो ये जरूर बताइएगा। बाकी भाई कमाल की यात्रा, वो चीजें आ जाती हैं ना, कुछ फिर होता है मतलब कि बर्फबारी का वो सारी बात है कि नहीं लेते, रास्ता मिलता ही नहीं यार, रास्ता मिलता ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक स्टोरी पर आए तो स्टोरी हमने भाई पहले भी सुनी थी, एक पांडवा भाई आए थे और महादेव जी एक मतलब के बैल की शक्ल में वो गुजर रहे थे, लेकिन आगे भाई भीम खड़े हो गए थे, तो भीम से भाई वो नीचे नहीं गुजर हो पाया। फिर भी एक पता चल तो गया था, लेकिन इस पर रीजन है कि एक महादेव जी क्यों नहीं क्षमा उनको करना चाहते थे, बस क्योंकि वो तो हर चीज एक कृष्णा जी के रिलेटेड हुई थी। कृष्णा जी, कृष्णा ये जरूर कंफर्म कीजिएगा। बाकी अच्छी है, लेकिन ये कि जो भीमशाला है ना भाई, उसकी भी हमने एक स्टोरी सुनी थी कि जब भाई बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी ना भाई, कि वो बिल्कुल एक मंदिर के पीछे थी, और भाई वो बाढ़ जो गुजरी थी भाई, वो उसकी वजह से कुछ इधर से गुजर गई और कुछ इधर से यार यकीन करें, इधर आप किसी यात्रा पर जाते हैं ना, तो लोग इतने मतलब कि आपसे पैसे कमा जाते हैं ना कि यकीन ही नहीं होता। तो वाद भाई यात्रा हमने ये देखी है जो कि आपको एक मतलब के सस्ते में पड़ती है। आप जहाँ पर रात आपने गुजारनी हो वो भी एक सस्ता आपको टेंट मिल जाता है, और आप एक खाने पीने पर आए तो वो भी लोग एक कंप्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन फिर भी भाई काफी एक अच्छा एक यात्रा है, एक लोग किस्मत वाले होते हैं जो करते हैं। बिल्कुल भाई, चल कर पैदल बेस्ट वीडियो थी भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।